हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल IT फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम में जो वाइवा क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हैं, चाहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करना, आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइज, न सिर्फ प्रैक्टिकल वाइवा में, इसके बाद में जो CBT एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहेगा। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मेगर का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों, मेगर का उपयोग आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी किया होगा, सेकेंड ईयर में भी किया होगा। मेगर से जो है हम इंसुलेशन यानी कि उच्च मान का जो प्रतिरोध होता है उसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोई भी केबल है, उस केबल के ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है, उस इंसुलेशन, अब वो क्या है, उसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा उच्च होगा। ठीक है, उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस जो है, उसके मान को ज्ञात करने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, जो लीकेज करंट है ना, उससे लगने वाले विद्युत झटके से बचाना। जैसे मान लो कोई भी एक मेटालिक धात्विक बॉडी है, ठीक है, इसमें वाइंडिंग है, जैसे सपोजेट की कूलर की मोटर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ कि कुछ लीकेज करंट जो है इसकी बॉडी में चला गया, बॉडी में लीकेज करंट चला गया। अब अगर आप इस बॉडी को यहाँ से अगर टच कर दोगे तो क्या होगा, इसका जो लीकेज करंट है उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, यानी कि विद्युत झटका लगेगा। अब उस विद्युत झटके से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इसका अर्थिंग कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अर्थिंग करते हैं। तो विद्युत झटके से, लेकिन विद्युत झटका भी किसका, लीकेज करंट का। ठीक है, कोई भी धात्विक आवरण युक्त जो भी वैद्युतिक उपकरण है, जिनका मतलब आवरण जो है किसका हो, धातु का हो, तो उसके लिए अर्थिंग अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। क्योंकि उसमें जो बॉडी है वो मेटालिक बॉडी है, धात्विक बॉडी है, तो उसमें लीकेज करंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उससे बचाव के लिए हम जो है अर्थिंग का उपयोग करते हैं, लीकेज करंट से बचाव के लिए। MCB का पूरा नाम जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ऐसे अगर मान लो ELCB का पूरा नाम पूछे तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। RCCB का पूरा नाम पूछे तो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो MCB का पूरा नाम पूछा गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फोर्थ क्वेश्चन में वो पूछ रहा है ELCB का कार्य क्या होता है। तो ELCB का कार्य होता है अर्थ लीकेज होने पर सप्लाई को तुरंत बंद करना। ELCB या फिर RCCB, इनका यूज होता है अर्थ लीकेज होने पर। अभी मैंने क्या कहा कि बॉडी में जो लीकेज करंट है उससे बचाने के लिए, उससे बचने के लिए हम जो है क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। लेकिन अगर मान लो अर्थिंग के अंदर ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या होगा, तो उस कंडीशन में अर्थिंग के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, तो उस कंडीशन में और प्रोटेक्शन के लिए जो है हम ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्टार्टर का उपयोग मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए क्यों करते हैं, कारण ये है, ठीक है, इसलिए करते हैं क्योंकि जब मोटर स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में उच्च धारा लेती है। ठीक है, मोटर की स्टार्टिंग धारा, प्रारंभिक करंट जो है उसके मान को कम करने के लिए उच्च धारा लेगी वो, उस उच्च धारा को कम करने के लिए और मोटर की सुरक्षा के लिए। देखो यार, समझना, मोटर जब स्टार्टिंग में उच्च करंट लेती है, हाई करंट लेती है, तो उसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। अब मोटर को हमें जो उससे उच्च स्टार्टिंग करंट है उससे मोटर को बचाना है। तो बचाना, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। किसका यूज, स्टार्टर। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग जो उच्च धारा है उसको लिमिट करता है, मोटर को सही से स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ड्यूअल स्टार्टर का पूरा नाम क्या है। तो ड्यूअल का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ड्यूअल स्टार्टर का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किन मोटरों में किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में करते हैं। और 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में भी जो 20 HP से ज्यादा HP वाली मोटर्स होती है वहां पे हम जनरली जो है हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट है कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर का उपयोग जो है, कॉन्टेक्टर क्या है, कॉन्टेक्टर होता है विद्युत सर्किट को ऑन ऑफ करने वाला विद्युत नियंत्रक स्विच। कॉन्टेक्टर एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो एक साथ हमें एक से ज्यादा सर्किट्स को ऑन ऑफ करना हो, ठीक है, अब 3 फेज है, मान लो 3 फेज एक साथ ऑन ऑफ करना है, तो वहां फिर हम कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्टर। ठीक है,
स्विचिंग के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओवरलोड रिले क्या है। ओवरलोड रिले क्या होती है, ओवरलोड से सुरक्षा, मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा देना जो है ओवरलोड रिले का कार्य होता है। ओवरलोड रिले OLR, ओवरलोड रिले, हम जो है इसे शॉर्ट में OLR बोलते हैं, ठीक है। ओवरलोड कोयल भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ओवरलोड रिले जो है ना, मोटर को ओवरलोड, अगर मान लो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा तो मोटर में करंट का मान बढ़ेगा, जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग जल सकती है। तो उस ओवरलोड वाली स्थिति से बचाने के लिए जो है मोटर को हमें जो है ओवरलोड रिले से कनेक्ट करते हैं, ताकि वो मोटर जो है अपनी सुरक्षित ऐसी अवस्था में सुरक्षित रह सके। 3 फेज मोटर की दिशा कैसे बदलते हैं, तो किसी भी 2 फेज को बदल दो, किसी भी 2 फेज को आपस में बदल दो, 3 फेज मोटर की दिशा जो है वो बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर से कौन कौन से मान मापे जाते हैं, तो मल्टीमीटर से जो है वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। वोल्टेज का मापन भी हम कर सकते हैं, विद्युत धारा का, करंट यानी धारा, विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मापन हम कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट का मतलब है कि हम कोई भी वायर है वो बिल्कुल बीच में से कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, ये कंटिन्यूटी जांच करने के लिए जो है हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैंप मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो गाइस क्लैंप मीटर है ना, देखो ये बाकी की राशियां तो मापता है, बाकी इसके अलावा क्लैंप मीटर क्या करता है, बिना सर्किट काटे करंट माप सकता है, ठीक है। क्लैंप मीटर होता कैसा है एक्चुअल में, जो मल्टीमीटर है ठीक वैसा ही होता है, बस यहाँ पे क्या होते हैं 2 क्लैंप्स लगे होते हैं। तो इन क्लैंप्स को क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी वायर है तो उस वायर के अंदर से जो है हम इसको ऐसे वायर को जो है इन दोनों क्लैंप्स के बीच में से गुजारेंगे, तो इस वायर में कितनी करंट बह रही है इस करंट को बता देगा एक क्लैंप मीटर। यहाँ पे जो भी इसकी स्क्रीन होगी इसके ऊपर जो है करंट के मान को बता देगा, ये होता है क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर क्या करेगा, बिना, देखो यार ये जो तार था, इस तार को बिना काटे, बिना तोड़े, बिना इसको ब्रेक किए, इसमें से जो गुजरने वाली धारा है उसका मापन करके बता रहा है, इसलिए जो है यही यूज होता है इसका क्लैंप मीटर का मेनली, ठीक है। नेक्स्ट देखो पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, देखो अलग अलग परिभाषाएं, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रत्यक्ष शक्ति यहाँ पे कहा गया है, वास्तविक शक्ति होती है P बराबर VI cos फाई, VI cos फाई। प्रत्यक्ष शक्ति यहाँ पे बोल रहा है आभासी शक्ति को, जो कि होती है VI, ठीक है, ओनली VI से VI कटा तो यहाँ पे जो है ओनली क्या बचेगा, कोस फाई बचेगा, क्या बचेगा, कोस फाई, यही पावर फैक्टर होता है। इसके अलावा वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण होता है उसकी कोज्या, ये फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है, जैसे ये वोल्टेज है और ये करंट है, वोल्टेज है करंट है, इनके बीच फाई कोण है, तो इसकी कोज्या का मतलब है कोस फाई, यही क्या है, पावर फैक्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो है रेजिस्टेंस, जो प्रत्यावर्ती परिपथ होता है, किसी भी ऐसी परिपथ का कुल इम्पीडेंस बटा प्रतिरोध जो है कोस फाई इज इक्वल टू ये कुल रेजिस्टेंस बटा इम्पीडेंस R बटे Z जो है वो भी क्या होता है, इम्पीडेंस, ये पावर फैक्टर ही कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। नेक्स्ट देखो कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है, तो कैपेसिटर का मुख्य कार्य होता है पावर फैक्टर को सुधारना, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करना, ठीक है। पावर फैक्टर को सुधारता है, सिंगल फेज मोटर्स में एक फेज को 2 फेजों में विभक्त करता है, तो वहां पे भी जो है कैपेसिटर का मुख्य कार्य, मतलब एक फेज को 2 फेजों में विभक्त करके मोटर को स्टार्ट करना, ये भी क्या है, कैपेसिटर का ही कार्य है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर आप इसे म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत, म्यूचुअल मतलब अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का क्या कार्य, तो फ्यूज का कार्य तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, आवर करंट होने पर सर्किट को बचाना जो है फ्यूज का कार्य होता है। नेक्स्ट है मेगर से टेस्ट करते समय सप्लाई बंद क्यों की जाती है, गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार मेगर से जब टेस्ट करते हैं ना तो सप्लाई बंद रहनी चाहिए, ये ऐसा इसलिए करते हैं सुरक्षा के लिए और सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए ऐसा हम करते हैं, क्योंकि जब मेगर से रीडिंग करेंगे ना तो प्रतिरोध मापने के लिए उस चालक में से किसी प्रकार की कोई धारा, जिसका भी हमें इंसुलेशन कुछ टेस्ट करना है, तो उस कंडीशन में उसमें करंट नहीं होना चाहिए, करंट होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्ट हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा, इसलिए मेगर से जब भी हम रीडिंग लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उस समय सप्लाई को बंद किया जाता है। नेक्स्ट देखो डीसी शंट मोटर की गति कैसे नियंत्रित होगी, तो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट होती है डीसी मोटर्स में, उन दोनों को आपस में बदल दो, ठीक है, दोनों को नहीं बदलना, किसी जो है दोनों में से किसी एक को जो है दोनों को आपस में बदल दो। जो फील्ड फ्लक्स होता है
उस फील्ड फ्लक्स को नहीं बदलना। फील्ड करंट और आर्मेचर वोल्टेज जो है, इन दोनों को अगर अपन करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो डीसी मोटर, शंट मोटर है, डीसी वाली कोई सी भी मोटर हो, चाहे शंट हो, सीरीज हो, ठीक है, कंपाउंड हो, सभी मोटर्स की जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस मोटर के साथ किया जाता है? 4 पॉइंट स्टार्टर का जो उपयोग है वो हम डीसी शंट मोटर के लिए भी कर सकते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा यही है, बट आप याद रखिएगा कि डीसी कंपाउंड मोटर जो है उसके लिए भी हम उसका यूज कर सकते हैं। और हम करते कब है 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग? 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग हम तब करते हैं जब डीसी मोटर का चाल नियंत्रण, फ्लक्स नियंत्रण विधि से किया जा रहा हो, उस कंडीशन में जो है हम डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, प्रैक्टिकल परीक्षा में सबसे पहले क्या जांच करनी चाहिए? तो दोस्तों प्रैक्टिकल परीक्षा में एक्चुअली ये पूछना जा रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में हमें कौन सी चीज का जो है सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो सप्लाई ऑफ है या नहीं है, वायरिंग सही है या फिर नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम आप कर रहे हो तो आप लोगों की जो आप प्रैक्टिकल जैसे स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक बार आप लोग सारे सर्किट सही से चेक कर लो, सारी वायरिंग जो है वो सही से कर लो, सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप आती है स्टार्ट करना। पहले तो सप्लाई ऑफ ही होनी चाहिए ना भाई। पहले जब आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले से ही सप्लाई अगर है तो आप जैसे कनेक्शन करोगे आप तो झटका खा जाओगे। तो पहले से क्या होनी चाहिए? सप्लाई ऑफ होनी चाहिए। सबसे पहले यही जांच करोगे आप कि यहाँ करंट तो नहीं आ रहा ना कहीं, स्विच वगैरह ऑफ है कि नहीं है, ठीक है, स्विच वगैरह ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉप 20 वाइवा क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप सभी जो है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके जाएं, अच्छे से तैयार करके जाएं। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।